नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है और अभी हम इंडियन आर्मी की टैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक दो दिन पहले मैंने आप सभी को ये बात बताया था कि अभी इंडियन आर्मी की जो T-72 टैंक्स हैं, इनमें आधे से ज़्यादा टैंक आने वाले 6 से 7 साल के बाद रिटायर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर हम तब तक इनके लिए एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट को नहीं ढूंढ पाते हैं तो ये इंडियन आर्मी की टैंक फ्लीट में एक बहुत ही बड़ा वॉइड को क्रिएट कर सकता है, जिसमें हमें करीब 1000 के आसपास टैंक की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। अभी प्राइमरीली इन टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी FRCB प्रोजेक्ट को इशू किया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक मॉडर्न मेन बैटल टैंक को एक्वायर करने का प्लान किया गया है। लेकिन अभी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि इस टेंडर में अभी इंडियन आर्मी की तरफ से टैंक्स के लिए जो 55 टन तक का एक मैक्सिमम वेट कैप को रखा गया है, इससे ज़्यादातर ग्लोबल कंपटीटर इस टेंडर से बाहर होने वाले हैं। और भारत के पास अगर फॉरेन ऑप्शन की बात करें तो इकलौता T-14 अरमाता टैंक ही बचने वाले हैं। अब आर्मी की RFI के मुताबिक जिस भी टैंक को इस टेंडर में सिलेक्ट किया जाएगा उसका वेट 55 टन या उससे ज़्यादा मैक्सिमम 5% के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अभी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ज़्यादातर वेस्टर्न टैंक का वजन 60 टन से ज़्यादा है। और अगर हम 60 टन कैटेगरी की बात करें तो इसमें अकेला साउथ कोरिया की ब्लैक पैंथर टैंक ही क्वालिफाई कर सकता है, जिसका वजन 59 टन के आसपास है। इसके अलावा बाकी जितने भी वेस्टर्न कंपटीटर्स हैं या टैंक्स हैं, उन सभी का वजन 60 टन से ज़्यादा होने वाला है। अभी फ्रांस और जर्मनी की तरफ से भी लियोपार्ड 2 और लेक्रेक टैंक को रिप्लेस करने के लिए जॉइंटली एक मॉडर्न टैंक को डेवलप किया जा रहा है, जिसका वजन 68 टन के आसपास होने वाली है। तो इंडियन आर्मी का जो रिक्वायरमेंट है उसमें अकेला T-14 अरमाता टैंक क्वालिफाई करने वाला है, या फिर इसमें DRDO की तरफ से भी डेवलप किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को कंसीडर किया जा सकता है। इससे हमको एक और बात भी यहाँ पे सीखने को मिलता है कि आज तक अर्जुन टैंक की वेट को लेके इसको जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये टैंक बहुत हैवी टैंक है, तो ये पॉइंट उतना भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि आज भी वेस्टर्न कंट्रीज 68 टन तक के टैंक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अर्जुन टैंक से भी हैवी टैंक होने वाले हैं। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी की डिमांड की बात करें तो इंडियन आर्मी का लाइटर टैंक को कंसिडर करने का जो मेन कारण है वो हमारा जियोग्राफिकल कंडीशन है, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख जैसे रीजन में हम हैवी टैंक को आसानी से मूव नहीं कर सकते और वहाँ पर जो ब्रिजेस हैं वो एक ही साथ मल्टीपल टैंक का वजन नहीं झेल पाएंगे, जिस वजह से टैंक से मूवमेंट वहाँ पे लिमिटेड हो सकता है। और इसी वजह से इंडियन आर्मी अभी ज़्यादा हेवियर टैंक को इंडक्ट करना नहीं चाहता है। अगला अपडेट VVR मिसाइल की तरफ से है और अभी हम भारत की पहली इंडिजिनस अस्त्र VVR मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अस्त्र मिसाइल की फिलहाल Mark 1 वेरिएंट को भी फुली ऑपरेशनल किया जा चुका है और अभी इसको बल्क में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी किया जा रहा है। अभी तक इसको इंडियन एयरफोर्स की सभी Su-30 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया चुका है और जिसके बाद इसको अभी तेजस और MiG-29 में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब जैसे कि अस्त्र मिसाइल को पहले से ही सुखोई में सफलता के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है और इसको सुखोई से अभी फायर किया जा सकता है और इसकी प्रोडक्शन भी एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो अभी इसको एक्सपोर्ट करने का भी प्लान बनाया जा रहा है और इसको अभी कई देशों को भारत की तरफ से ऑफर भी किया जा चुका है। अभी रिसेंटली चल रही महाराष्ट्र डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान ये बात पता चला है कि कई देश अभी अस्त्र मिसाइल को एक्वायर करने के लिए भारत के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और इसमें से हो सकता है उन देशों को अस्त्र मिसाइल को सबसे पहले एक्सपोर्ट किया जा सकता है जो कि वर्तमान Su-30 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कि HAL पहले से इन मिसाइल को Su-30M के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर चुका है, तो बहुत ही आसानी के साथ इसको बाकी किसी भी Su-30 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी भारत डायनामिक लिमिटेड जो कि इन मिसाइल को मैन्युफैक्चर कर रही है, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी 2 देशों के साथ अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और इसमें से एक देश के साथ इसी साल के अंदर ही डील को फाइनल किया जाने वाला है। भारत डायनामिक लिमिटेड का कहना है कि जितने भी देश अभी रशियन फ्लैंकर सीरीज के इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभी VVR मिसाइल के तौर पर R-77 मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अस्त्र मिसाइल उससे कम कॉस्ट में भी बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने वाला है, जिस वजह से अभी मीडियम रेंज की VVR मिसाइल की सेगमेंट में जितने भी देश फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए अस्त्र मिसाइल या अस्त्र Mark 1 मिसाइल सबसे सुइटेबल चॉइस होने वाला और इसी वजह से भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक फ्रेश RFI को इशू किया गया था और इसके मुताबिक अभी
इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सर्विस में लगभग 3 नए आई स्टार यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी फिलहाल इसके लिए एक इनिशियल RFI को इशू किया गया था, जिसके मुताबिक इन सभी 3 एयरक्राफ्ट को हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 के अनुसार IDDM कैटेगरी के अंदर खरीदने का फैसला किया गया, यानी कि इनको इंडिजिनसली डिजाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की बात करें तो जिस तरीके से हमारे AWACS ऑपरेट करते हैं, जो कि दुश्मन की हर एक एयर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, ये उनसे थोड़े अलग लेवल पर काम करते हैं। हालांकि इनका भी जो रोल होता है वो AWACS की तरह ही होने वाला है, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करना होता है, लेकिन इनका डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी AWACS के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। इनको मेनली स्पाई प्लेन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और दुश्मन से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन एयरक्राफ्ट्स को हम दुश्मन की देश के अंदर होने वाली मूवमेंट के बारे में ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दुश्मन की सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम्स को रडार के साथ भी छेड़छाड़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको हमारी एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस बेहतर होने के साथ साथ कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी बेहतर हो सकता है। फिलहाल अभी इस टेंडर की फाइनल होने की डेट को लेकर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए 2013 से ही कोशिश किया जा रहा है और अभी ये जो RFI इशू किया गया, इसके मुताबिक इसमें खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट को डील साइन होने के 60 महीने के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनिशियली तेजस MK1 वेरिएंट के करीब 40 यूनिट के ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से 8 ट्रेनर वेरिएंट और 32 फाइटर वेरिएंट होने वाले थे। और इस डील में ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट की फाइटर वेरिएंट को 2016 में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया गया था और पहले इंडियन एयरफोर्स को जिन 16 तेजस MK1 को डिलीवर किया गया था, उनको इंडियन एयरफोर्स की नंबर 45 फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया गया था और ये ऑफिशियली तेजस की पहली स्क्वाड्रन था जिसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। इनिशियली जिन तेजस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती किया गया था, तो उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के साथ साथ एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को भी तैयार करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था, जिसको बेस करके अभी बाकी सभी तेजस को इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन इसमें जो इनिशियल 16 एयरक्राफ्ट थे ये IOC स्टैंडर्ड के थे, जिसके बाद बाकी बचे हुए 16 एयरक्राफ्ट को जब इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया गया तो FOC स्टैंडर्ड के थे। अब ये जो FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट थे, इनको फुली कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है, क्योंकि इनके पास IOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट के मुकाबले कुछ अपग्रेड किया गया था, जिनको इनिशियली IOC वेरिएंट में टेस्ट करने के बाद किया गया था। तो अभी जैसे कि सब कुछ सेट हो चुका है, तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इनिशियल बैच में डिलीवर किए गए 16 तेजस को भी FOC स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है और अभी इनको HAL की तरफ से FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। इसके लिए इन एयरक्राफ्ट पे कुछ हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली और कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की जरूरत भी पड़ने वाली है, जिसके बाद ये BVR मिसाइल को फायर कर पाएंगे, एयर टू रिफिलिंग कर पाएंगे और FOC स्टैंडर्ड के एयर टू ग्राउंड वेपन पैकेज को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा अभी इन तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की एग्जिस्टिंग FOC वेरिएंट को आगे चल के तेजस MK1 स्टैंडर्ड में भी अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको आगे चल के अपग्रेड करने के बाद राजस्थान में डिप्लॉय करने की बात की गई है। अगला अपडेट एक मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके है, जिसे अभी भारत और जापान के बीच शुरू किया गया। तो आज से भारत और जापान के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू किया गया, जिसका नाम एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन है और एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसको भारत और जापान के बीच कंडक्ट किया जाता है। इसको अल्टरनेट वे में कंडक्ट किया जाता है, यानी कि अगर एक साल इसको भारत होस्ट करता है तो दूसरे साल इसको जापान की तरफ से होस्ट किया जाता है। इस बार इसको भारत की तरफ से होस्ट किया जा रहा है और इसे अभी राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया जाने वाला है। इसमें इस बार दोनों तरफ से 40-40 सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें जापान की 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक्सरसाइज बाकी किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार इसमें टैक्टिकल ड्रिल्स, बैटलफील्ड सर्वेलेंस, रिकॉनेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे ऑपरेशन के अलावा टेम्परेरी बेस सेटअप, मोबाइल व्हीकल चेकपोस्ट सेटअप और कॉर्डन ऑपरेशन को भी कंडक्ट करने की बात की गई है। इसके अलावा होस्टाइल विलेज एरिया में हेलीबॉर्न ऑपरेशन को भी करने की बात की गई है और इसमें बहुत भारत और जापान की तरफ से जॉइंट टैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑपरेशन को भी कंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों की आर्मी के बीच रिलेशन बेहतर होने के साथ साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जॉइंट कोऑर्डिनेट ऑपरेशन करने की क्षमता भी बेहतर होने वाला है।
अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से है। जिस तरीके से ड्रोन्स का डिमांड अभी मिलिट्री के सेक्टर में बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का भी डिमांड काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ड्रोन जितने सस्ते कीमत पर मिल जाते हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है वो थोड़ा कॉस्ट के हिसाब से महंगे पड़ जाते हैं। और अभी तक ड्रोन्स को काउंटर करने का 2 मेजर प्रिंसिपल था, जिसमें हम पहले तो सॉफ्ट किल की मदद से ड्रोन की सिग्नल को जैम करके इंटरप्ट करके उसको नाकाम कर सकते हैं, और हार्ड किल की मदद से भी ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यहीं पर जो ड्रोन की इंटरसेप्ट करने की कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अलग अलग एंटी ड्रोन सिस्टम हार्ड किल सोल्यूशन के लिए अलग अलग तरह की सोल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। अभी हैदराबाद की एक एंटी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर हमको मल्टीपल हार्ड किल ऑप्शन को प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी होने वाला है, क्योंकि अभी जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से 2 तरीके की हार्ड किल सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जा रहा है। एक में एक पुलिस ड्रोन दुश्मन की ड्रोन के ऊपर नेट फेंक सकता है और उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, और दूसरे में हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस गन है उन सभी को जेन टेक्नोलॉजी अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने का ऑप्शन भी दे रहा है, जिसमें जो टारगेट ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन का काम होगा वो जेन टेक्नोलॉजी की एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से किया जाएगा, और सेम डाटा को एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस गन को फीड किया जाएगा, जिससे हम रिमोटली और आसानी से दुश्मन की स्वार्म ड्रोन को भी काउंटर कर पाएंगे। और ऐसा करने से हम काफी कम कीमत पर दुश्मन की ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन को नाकाम कर सकते हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है। आप सभी को एक दिन पहले मैंने बताया था कि अभी पुणे में MSME डिफेंस एक्सपो चल रहा था, और इसी दौरान कई डिफेंस डील को भी साइन किया जा चुका है। इस अवसर पर हमारी नेवी चीफ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट को इशू किया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अब से इंडियन नेवी का जो प्राइमरी सरफेस टू सरफेस और एंटी शिप मिसाइल होने वाला है वो ब्रह्मोस मिसाइल होने वाला है। अब ब्रह्मोस अभी तक इंडियन नेवी में मौजूद एंटी शिप मिसाइल में से सबसे मॉडर्न और सबसे खतरनाक मिसाइल था, लेकिन अभी तक हमारे जितने भी वेसल हैं सब में अलग अलग तरह की सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था, या लैंड अटैक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि थोड़े आउटडेटेड भी होने लगे हैं, लेकिन फिर भी उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अभी फाइनली नेवी की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अब से इंडियन नेवी में मौजूद बाकी सभी ओल्डर जनरेशन की मिसाइल्स को हम ब्रह्मोस मिसाइल से रिप्लेस करने वाले हैं। इसको लेकर रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी एक डील को अप्रूव किया गया था, जिसकी कीमत करीब 19,000 करोड़ की थी, और इसमें 200 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की बात की गई थी, और इसको लेके एक ऑफिशियल एग्रीमेंट को 5 मार्च को साइन किया जाने वाला है। नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि मेनली ओल्डर जनरेशन की वेसल में ब्रह्मोस मिसाइल को पहले इस वजह से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मोस को उन वेसल में इंटीग्रेट करने में हमको परेशानी हो रही थी। लेकिन अभी हमारे पास उतना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज मौजूद है, जिस वजह से हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कीमत पर और बहुत ही कम टाइम के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग वॉरशिप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उस वजह से अब से नेवी की तरफ से अपनी सभी वेसल में ब्रह्मोस मिसाइल को प्राइमरी वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।